स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था यह पाठ हमारा चल रहा था और इसके अंतर्गत हमने वैश्वीकरण की बात की, वैश्वीकरण के लाभों के विषय में बात की। मल्टीनेशनल कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसको किस प्रकार से सफल करती हैं, किस प्रकार से वैश्वीकरण में योगदान देती हैं, इसके विषय में हमने बात अपनी पिछली वीडियोज़ में की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जब कारकों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आईटी के विकास की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है उसकी वजह से आज के समय में इंटरनेट आदि अन्य कई साधन मिले हैं जिनके माध्यम से लोग दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ आसानी से संपर्क साध सकते हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल फ़ोन, फैक्स आदि। ठीक है जी, इनसे सूचनाओं को तत्काल एक दूसरे तक भेजा जा सकता है या बातचीत की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा संचार उपग्रहों के माध्यम से भी विभिन्न सूचनाएं बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से संचार के क्षेत्र में क्रांति आई है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है सभी के लिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन ईजी होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन में यह सहायक रहा है। वैश्वीकरण का तो मीनिंग ये है विश्व का एकीकरण, और विश्व के एकीकरण में संचार तकनीकी में बढ़ोतरी ने बहुत ज़्यादा सहायता करी है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो विदेश व्यापार तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दूसरे देशों के साथ व्यापार विदेश व्यापार कहलाएगा। ठीक है जी, इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसके ऊपर देश का विकास निर्भर रहता है। बात करते हैं विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में निवेश करने के लिए आकर्षित हों। यही विदेशी निवेश का उदारीकरण कहलाता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में दुनिया की अन्य कंपनियों को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित करना, उनके ऊपर से विभिन्न प्रकार के करों को हटा देना, यह उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आयात पर कर का लगा होना एक व्यापार अवरोधक का उदाहरण होता है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने या देश में किस प्रकार की वस्तुएं आयातित की जानी चाहिए, इसको निर्णय लेने के लिए करती हैं। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे उस समय वो व्यापार के बहाने से आए थे और बाद में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो देश के आज़ाद होने के बाद इस चीज़ पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। लेकिन इन प्रतिबंधों को लास्ट में जाकर 1991 में हटा लिया गया। अब बात करते हैं क्यों लगाए थे प्रतिबंध इसलिए लगाए थे क्योंकि विदेशी व्यापार से या विदेशी वस्तुओं से हमारे देश की वस्तुओं को कंपटीशन करना पड़ता था, जो कि उनकी तुलना में अच्छी मशीनों से नहीं बनी होती थी। तो अपनी वस्तुओं, अपने लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक, इसके बाद इसे हटा क्यों लिया गया? भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय अब आ गया है। उन्होंने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा करने से जो माल वहाँ पर भारत में तैयार होगा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और भारतीयों को बढ़िया कंपनी के बढ़िया प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए इस उदारीकरण किया गया और जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए गए। ठीक है जी, इसलिए विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि अब वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय व कारखाने स्थापित कर सकती थी। तो सरकार द्वारा अवरोधकों व प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उदारीकरण कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग है विश्व व्यापार संगठन।
विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, यानी कि मतलब उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। ठीक है जी। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वर्तमान में इसकी बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के 164 देश सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के साथ मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि यह विकसित देशों के अनुचित ढंग से लगाए गए अवरोधकों को बरकरार रखता है, जबकि विकासशील देशों पर अवरोधकों को हटाने का दबाव बनाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार का भेदभाव भी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा देखा जाता है। अब बात करते हैं भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव है, इसको हम देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? वो उनको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उनके सामने विकल्प के रूप में मौजूद हैं। एक से एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई शहरी लोगों की बात। उत्पादकों और श्रमिकों की बात करें तो उन पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है जी। भारत पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आदि होते हैं, इनमें ज़्यादातर वृद्धि की है और ऐसी ही कंपनियां समृद्ध हुई हैं, इन्होंने लाभ भी काफ़ी कमाया है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणालियों में निवेश किया, अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया, तब जाकर ही ये मार्केट में सफल हो पाई हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि किसी को प्रतिस्पर्धा के इस युग में होड़ में बने रहना है तो उनको अपनी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा वैश्वीकरण की सहायता से कुछ भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में आई हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स आदि। ये ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। अन्य देशों में भी ये अपने सामान को निर्यात कर रही हैं। तो वैश्वीकरण के ये भारतीय कंपनियों पर प्रभाव की हमने बात की। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम हेडिंग के। अंतिम हेडिंग है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। जैसा कि हमने बताया कि विश्व व्यापार संगठन भी विकसित देशों का पक्ष लेता है, उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाता, जबकि विकासशील देशों को उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जोर देता है। जबकि यह तर्कसंगत या न्याय संगत नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन को चाहिए कि अपने सभी सदस्य देशों के साथ एक समान व्यवहार करे। ठीक है, और वह एक समान व्यवहार ही सभी देशों के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो विकासशील देशों के कच्चे माल को अपने प्रयोग में लाते हैं और उससे तैयार प्रोडक्ट को ही ऊंचे दामों पर उन देशों में बेचते हैं, विकासशील देशों में। तो उनको इससे डबल हानि उठानी पड़ती है विकासशील देशों को। तो विश्व व्यापार संगठन को चाहिए कि सभी सदस्य देशों के साथ समान व्यवहार करे, और ऐसे देशों को जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है उनको चाहिए कि दबे स्वर में नहीं, खुली आवाज़ में उसका विरोध करें और अपने साथ हो रहे भेदभाव का उनको विरोध करना चाहिए, तथा इसके लिए एक मंच का निर्माण करना चाहिए जिससे वो इसका विरोध स्पष्ट रूप से कर सकें। तो इसके साथ ही हमारा यह वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।